My dear students, today in this video program I am going to find the formula for electric field intensity due to an infinitely non-conducting plane sheet of charge। आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम एक इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग जो कि प्लेन है और शीट के रूप में है, और ऐसे प्लेन शीट के चलते हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसा कि इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में तुम लोग देखे थे कि फाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप्ड, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्ड वाले बॉडी जो कि चार्ज्ड हों, उनके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना गॉस के नियम से हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से आज के इस प्रोग्राम में तुम लोगों को हम ये सिखाएंगे कि अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो तो उस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जस्ट गो थ्रू दिस फिगर। इन दिस फिगर this represents an infinitely extended non-conducting plane sheet of charge, and suppose this thin sheet of charge, it is positively charged, and let the surface density of charge इज सिग्मा। यानी इस थीन शीट के लिए जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की वैल्यू है वह सिग्मा है। लेट देयर बी एन ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P, and this observatory point P is located at a perpendicular distance r from this thin sheet। यानी यह जो थीन शीट है इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट यहाँ पर P लोकेटेड है, और इसी पॉइंट P पर हम इस थीन शीट के चलते जो कि नॉन कंडक्टिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग एक गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है। इस परिदृश्य में, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जिस काल्पनिक गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, तुम देख सकते हो यह एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। मान लिया जाता है कि यह जो सिलेंडर है वह एक गॉसियन हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो गॉसियन हाइपोथेटिकल सिलिंड्रिकल सरफेस है इसकी दूरी इस शीट से इधर r है और इतनी ही दूरी r इधर है। यानी इस पूरे गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस की टोटल अगर लेंथ की बात करें तो यह 2r के बराबर है। अब तुम जानते हो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका निर्माण दो तरह के सरफेस से हुआ है। एक तो ये ऊपर वाला जो सरफेस है जिसको हम लोग कर्व सरफेस कहते हैं, और ये जो सरफेस है जो कि फ्लैट है, और ये भी सरफेस फ्लैट सरफेस है। हम
बारी बारी से ये तीनों सरफेसेस से होकर के कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेट होता है इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यह जो फ्लैट सरफेस है या कैप सरफेस कहें, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेट करेगा इसकी बात करें। इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहां देख सकते हो हमने एक एलिमेंट्री एरिया को कंसीडर किया है इस तरह से कि यह एलिमेंट्री एरिया जो है पॉइंट पी को इनक्लोज किए हुए है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस एरिया का मैग्नीट्यूड ds है और यदि इसके डायरेक्शन को हम जानना चाहें तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका है कि इस पर हम एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ये आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया और ये जो डायरेक्शन है ds यानी यह जो एलिमेंट्री एरिया ds है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब रही बात इस सीट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसके डायरेक्शन की। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सीट पॉजिटिवली चार्ज है, स्वाभाविक सी बात है कि सीट के चलते जो फील्ड पैदा होगा, मान लिया जाता है कि इस पॉइंट पर जो फील्ड पैदा होता है वह E के बराबर है और इस फील्ड E का जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सीट होगा, यानी यही डायरेक्शन होगा। अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया से जो फ्लक्स पैदा होता है उसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो यह जो फ्लक्स होगा डी फाई और यह डी फाई बराबर होगा वेक्टर E डॉट ds और इस तरह से E ds E इंटू ds इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। चूंकि E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं इसलिए इनके बीच की एंगल 0 डिग्री होगी और इस तरह से यह जो फ्लक्स पैदा होगा E इंटू ds के बराबर होगा। अगर इस सर्कुलर कैप जो कि फ्लैट सरफेस है इससे टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करें तो निश्चित रूप से इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस तरह से हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds और ये जो है ये बराबर होगा E क्लोज इंटीग्रल ds और मान लिया जाता है कि यह जो सर्कुलर पार्ट है इस पूरे सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है कैपिटल A के बराबर है और यदि ऐसा है तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्री एरिया मिलकर के और पूरी सरफेस कैप सरफेस का निर्माण करते हैं। इस तरह से यदि यह एरिया A के बराबर है तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू E इंटू A। अब जरा इस दूसरे कैप सरफेस की बात करें, बिल्कुल वही बात इस सरफेस के लिए भी लागू होगी जो कि इस सरफेस के लिए होती है, अर्थात फील्ड और जो एलिमेंट्री एरिया हमने कंसीडर किया है दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और स्वभावतः जितनी इसकी एरिया होगी उतनी ही एरिया इधर भी होगी और इस तरह से जो फ्लक्स पैदा होगा वह भी फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए के तुल्य होगी। इस तरह से हम इस फ्लक्स को हम ऐसे करें फाई 1 निकाल मान लें ये फाई 1 बराबर ये और इधर जो फ्लक्स पैदा हुआ इसको हम फाई 2 मान लें तो यह फाई 2 भी E A के बराबर होगा। अब जरा इस कर्व सरफेस की बात की जाए, यह जो कर्व सरफेस है जैसे ये पेन है ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, इसका ये पार्ट जो है यही कर्व सरफेस है। यदि इस पर हम कोई एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करते हैं तो उस एलिमेंट्री एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा और फील्ड जो है वो तो हमेशा इधर ही होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इस तरह से हम उस एलिमेंट्री एरिया के लिए देखते हैं कि फील्ड वेक्टर ए और एरिया वेक्टर ds दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर एक्ट करेंगे और चूंकि E डॉट ds हम निकालेंगे E ds cos थीटा तो थीटा का मान 90 डिग्री इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 होगी और 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कर्व सरफेस है इसके इंटायर सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स
पैदा नहीं होगा। I mean to say that this curved surface will not contribute in the origination of electric flux. अगर हम इसको मान लें कि इस कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पैदा हुआ उसको हम phi3 मान लें, तो स्वभावतः इस phi3 की वैल्यू 0 के तुल्य होगी। अब इस पूरे गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पैदा होगा? तो टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों को जोड़ देते हैं, यानी phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, और इस तरह से EA प्लस EA प्लस EA, और यह जो होगा 2 टाइम्स E इंटू A के बराबर होगा, और मान लिया जाता है इसे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों, तुम जैसा कि जानते हो, हमारा गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स फाई जो होता है इट इज इक्वल टू चार्ज enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught, यानी phi equals to q divided by epsilon naught, और q की वैल्यू तुम जानते हो सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया के बराबर होता है, यानी ये जो सिग्मा होगा इस सिग्मा की वैल्यू कितने की बराबर होगी? यदि चार्ज q है, एरिया a है, तो सिग्मा बराबर q बटा a, और इस तरह से q का वैल्यू सिग्मा इंटू a के बराबर होगा। इस तरह से ये q की वैल्यू हम लिखते हैं सिग्मा इंटू a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं और निश्चित रूप से ये राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट 2 into E into A, and this will be equal to sigma into A divided by epsilon naught, और यहाँ से हम A को कैंसिल करेंगे, और इस तरह से E की जो वैल्यू आएगी वह बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात एक इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वह वैल्यू E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होती है। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n, यहाँ ये एक सुटेबल यूनिट वेक्टर है। अब इस रिलेशन को यदि हम गौर से देखें तो हम ये पाते हैं कि इस फार्मूले में कहीं डिस्टेंस जैसा कोई टर्म नहीं दिखता। What does it mean? It means that electric field intensity due to an infinitely plane non-conducting thin sheet of charge is independent of the distance. इस बात को हमेशा ही याद रखा जाए कि एक इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड टुडे इट इज द एंड ऑफ माय प्रोग्राम। ओके, थैंक्स।